अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करनी है हमने आज की इस वीडियो में। बेसिकली चैप्टर नंबर 12 की फर्स्ट एक्सरसाइज है और चैप्टर का नाम है हमारे पास बेसिक स्टैटिस्टिक्स। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। बेसिक स्टैटिस्टिक्स 9th में भी हमने एक चैप्टर पढ़ा था बेसिक स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। काफ़ी डिटेल से मैंने स्टैट्स की बेसिक्स के ऊपर बात की हुई है उसमें। अगर इन केस आप इसकी बेसिक्स को सीखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं कि स्टैट्स है क्या और उसे यूज़ कहाँ पे करते हैं हम, ये सारी चीज़ें, तो आप 9th वाले स्टैट्स के चैप्टर का फर्स्ट जो लेक्चर होगा वो सुन लीजिएगा। उसमें काफ़ी डिटेल से मैंने ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। हम यहाँ पे डायरेक्टली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई एज सच मुश्किल चीज़ नहीं है। तो जो जो चीज़ें साथ साथ होंगी मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल एंड गिव आंसर। हमें टेबल की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं आपको बुक पे क्वेश्चन शो करा देता हूँ। ये देखिए, इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। उसने कहा हुआ है कंस्ट्रक्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम फॉर फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल एंड गिव आंसर। ये फ्रीक्वेंसी टेबल हमें दिया हुआ है, इससे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है और फिर ये जो 5 क्वेश्चंस हैं इनके आंसर बारी बारी देने हैं। तो देखिए, जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कॉलम टेबल दिया हुआ है, मैं इसे वर्टिकल फॉर्म में लिखता हूँ। पहली चीज़ है हमारे पास क्लास इंटरवल। फर्स्ट जो कॉलम है हमारे पास वो किस चीज़ का है? क्लास इंटरवल्स। और उसके बाद उसने हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी को हम एफ से लिखते हैं, क्लास इंटरवल को हम बाज़ दफ़ा सी आई भी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो पूरा क्लास इंटरवल लिख लें फिर भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो चीज़ फाइंड करनी है हमने वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में, और फिर उसके बाद हमने आंसर करने अपने क्वेश्चंस के। देखें, क्लास इंटरवल्स में जो हमें इंटरवल्स दिए हुए हैं, कहाँ से कहाँ तक दिए हुए हैं। फर्स्ट इंटरवल है हमारे पास 1 से 10। फर्स्ट इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 10। फिर नेक्स्ट इंटरवल है हमारे पास 11 से 20। 11 से 20। फिर नेक्स्ट इंटरवल है हमारे पास 21 से 30। और फिर 31 से 40। फिर 41 से 50। ये इंटरवल्स हमें दिए हुए हैं टिल 60 तक, 51 से लेकर 60 तक ये इंटरवल्स हैं। और उसके बाद हमें इनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी क्या क्या दी हुई है जी? हर इंटरवल के सामने फ्रीक्वेंसी मौजूद है। 3, 4, 7, 9, 5 और 2। ये हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसकी। इस फ्रीक्वेंसी से हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखें कैसे फाइंड होती है। फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, एज इट इज़ इस वैल्यू को लिखा जाता है। फिर यहाँ पे जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने लिखी, फर्स्ट ये नंबर था, तो इससे अगला नंबर 4 है, तो 3 को 4 में ऐड करते हैं। 3 + 4 कितना होता है? 7। फिर 7 में नेक्स्ट नंबर ऐड करेंगे। 7 + 7 कितना होगा? 14। फिर 14 में नेक्स्ट नंबर ऐड करेंगे। 14 और 9 कितना होता है? 23। फिर 23 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28। फिर 28 में नेक्स्ट नंबर हम ऐड करेंगे, वो क्या है? 2। तो 28 और 2 कितना हो जाएगा? 30। इसका मतलब है जो लास्ट वैल्यू ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। यानी फ्रीक्वेंसी का सम, टोटल जो हमारे पास यहाँ क्लास इंटरवल्स हैं तो उसमें फ्रीक्वेंसी का सम हमारे पास कितना है? 30 है। अब हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली। उसने 5 क्वेश्चन डिफरेंट पूछे हुए थे हमसे। फर्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन डेटा इज, तो टोटल नंबर क्या होंगे जी? टोटल नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन डेटा। तो डेटा में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हमारे पास, ये जो फ्रीक्वेंसी का सम है वो किसके इक्वल होता है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन डेटा इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा हमारे पास 30। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है इन विच क्लास इंटरवल 8th आइटम ऑफ डेटा लाइज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच क्लास इंटरवल eighth item of data lies। अब देखें कैसे पता चलेगा हमें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम से। फर्स्ट देखें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 है, इसका मतलब यहाँ तक 3 आइटम्स हैं। अगर नेक्स्ट में जाएंगे हम तो यहाँ पे कितने आइटम्स हैं, 7 आइटम्स हैं। इसका मतलब है यहाँ तक टोटल 7 आइटम्स हैं, तो इसका मतलब है 8th आइटम जो है वो इसमें भी नहीं है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट 3 आइटम्स है, फिर उससे आगे 4 और आइटम्स आए तो 7 बन गए। हमें 8th बताना है, इसका मतलब है 8th यहाँ पे लाइक आ रहा है 14 के अंडर, क्योंकि इस इंटरवल में तो टोटल वैल्यू 7 तक है। इस इंटरवल में जो अगला इंटरवल है हमारे पास 21 से 30, उसमें देखें सम कितना है 14। इसका मतलब है 8th वैल्यू इस इंटरवल में लाई करती है किसमें, 21 से 30 वाले में। तो इसका मतलब है इसका आंसर होगा 21 to 30। ये इंटरवल है जिसमें ये वैल्यू लाई कर रही है। द 8th इन विच क्लास इंटरवल 8th आइटम डेटा लाइज, 8th आइटम ऑफ डेटा लाइज। तो आप इसका आंसर यूँ भी लिख सकते हैं द 8th आइटम ऑफ डेटा लाइज इन इंटरवल 21 to 30। मैंने इसी के आगे सामने आंसर लिख लिया है। थर्ड पार्ट देखें, उसमें से पूछा हुआ है आइटम्स व्हाट इज़ द नंबर ऑफ आइटम्स हैविंग वर्थ लेस देन 20। तो नंबर ऑफ आइटम्स, देखिए नंबर ऑफ आइटम्स हैविंग वर्थ लेस देन 21, वो कितने आइटम्स हैं। तो देखें 21 से लेस 21 हमारे पास ये देखें जो क्लास इंटरवल्स हैं यहाँ 1 से लेकर 20 तक के आइटम्स हैं। यहाँ देखें 11 से लेकर 20 तक, इसका मतलब है यहाँ तक हमारे पास वर्थ 21 नहीं हुई। ये 21 से 30, इसका मतलब है इससे ऊपर जितने हैं, यानी यहाँ तक फर्स्ट 2 इंटरवल्स में जो आइटम्स हैं उनकी वर्थ 20 या 20 से लेस है। तो 20 या 20 से लेस किस किस की है, 3 की है और 4 की है। उसने टोटल नंबर ऑफ आइटम्स पूछे थे, तो ये टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो जाएंगे, 3 + 4 7। नेक्स्ट देखें फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ग्रुप कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ आइटम्स। विच ग्रुप कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ आइटम्स। तो जिस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, इसका मतलब है उस ग्रुप में सबसे ज़्यादा आइटम्स है। देखें फ्रीक्वेंसी किस ग्रुप की ज़्यादा है, 31 से 40 की 9, बाकी सब में फ्रीक्वेंसी कम है 9 से, तो इसका मतलब है 31 से 40 वो ग्रुप है हमारा जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पूछा हुआ उसने इसी डेटा से हमें, व्हाट इज़ द लोअर बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास। व्हाट इज़ the lower boundary of last class। तो बेटा क्लास बाउंड्रीज जो होती हैं बेसिकली वो देखें लास्ट क्लास की बात हो रही है। लास्ट क्लास हमारे पास ये वाली है, ये जो क्लास है हमारी ये लास्ट है। अब वो लोअर की बात कर रहा है, लोअर ये है। तो क्लास बाउंड्रीज जब हम फाइंड करते हैं तो उसका रूल ये होता है कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है इसमें से 0.5 को लेस करते हैं यानी माइनस करते हैं, और जो अपर वैल्यू होती है इसमें 0.5 ऐड करते हैं।
तो उसने लोअर बाउंड्री पूछी हुई है, तो हमारे पास 51 लोअर नंबर है इसका, तो इसका मतलब है 51 में से 0.5 को माइनस करेंगे, तो 51 माइनस 0.5 ये हमारे पास आ जाएगा 50.5। तो इसका मतलब है लोअर बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास क्या है हमारे पास 50.5। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 सेम तरह का केस है। द मैस गेन्ड बाय अ न्यूली बर्न बेबी इज गिवन बिलो। अब उसने न्यूली बर्न बेबीज का मैस बताया हुआ है और जो टेबल दिया उसमें एक में एज दी हुई है और दूसरी चीज़ क्या दी हुई है, नंबर ऑफ केजी दिया हुआ है। तो दो चीज़ें, एक हमारे पास एज और दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास केजी। केजी मतलब कितना वेट गेन कर रहा है बच्चा। अब ये जो एज है ये मंथ्स में दी हुई है, ठीक है, एज मंथ्स में दी हुई है और जो वेट है यानी वो केजी में दिया हुआ है। अब देखिए इसमें भी उसी तरह हमने क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। उसके बाद इसने क्या कहा हुआ है जी, ड्रा द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नॉट ओगिव। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है और उसके बाद रिप्रेजेंट द डेटा। इसका मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। आल्सो फाइंड फ्रॉम द ग्राफ, जो ग्राफ बनाएंगे उससे फाइंड करेंगे हाउ मच ही और शी वेड एट द एज ऑफ 4.5 months। अगर 4.5 month पे बच्चा जाता है तो उसका वेट कितना होगा ये हमने बताना है ग्राफ से। अब देखिए हमारे पास जो एज है फर्स्ट मंथ से लेकर 6 month तक है, यानी 1 2 3 4 5 और 6 month तक जब बच्चा जाएगा तो उसका वेट क्या क्या होगा जी। फर्स्ट मंथ में बच्चे ने वेट गेन किया 4 kg, ये केजी में हम वेट बता रहे हैं। सेकंड मंथ में उसने 3 kg वेट गेन किया। फिर नेक्स्ट मंथ में उसने थर्ड मंथ में 2 kg वेट गेन किया। फोर्थ मंथ में उसने 3 kg वेट गेन किया। फिफ्थ मंथ में अगेन 2 kg वेट गेन किया और सिक्स मंथ में 1 kg। हॉरिजॉन्टल हमारे पास लिखे हुए क्वेश्चंस होते हैं तो हम क्या करते हैं उन्हें वर्टिकल फॉर्म में लिख लेते हैं और वर्टिकल फॉर्म में लिखने के बाद चूँकि टेबल बनाना आसान हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं कि उसको फर्दर जो भी उसमें पूछा जाता है वो कर लेते हैं। अब देखें ये एज आ गई हमारे पास और ये हमारे पास उनका वेट आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है ड्रा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और नॉट ओगिव। तो ये मैं बताता हूँ आपको ओगिव क्या होता है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है। तो उसके लिए पहले हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। ये जो बेसिकली हमें दिया हुआ है ये फ्रीक्वेंसी है हमारी, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 4, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में एज इट इज़ आएगी। फिर 4 में 3 ऐड करेंगे 4 + 3 7, 7 में 2 ऐड करेंगे 7 + 2 9, 9 में 3 ऐड करेंगे 9 + 3 12, 12 में 2 ऐड करें 14, 14 में 1 ऐड करें तो 15। तो इसका मतलब है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 15 है और हमारे पास क्या आया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की ये टेबल आ गया। अब चूंकि उसने कहा हुआ था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का क्वेश्चन ये था कि ड्रा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। पॉलीगॉन ये होती है कि मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर का नाम होता है पॉलीगॉन। अब देखिए हम ग्राफ के ऊपर इसको प्लाट करते हैं तो उससे ज़्यादा एक्यूरेट फिगर बनती है हमारी। तो ग्राफ के ऊपर ये देखें किस तरह प्लाट करेंगे हम। एक तरफ हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यूँ ड्रा कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना देता हूँ मैं इसके ऊपर और फिर हम इस पे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए हमारे पास इस साइड पे एक्स एक्सिस है ये और ये वाला
वाई एक्सिस हमें अब मैं इसके सेंटर में ग्राफ इसलिए नहीं बनाया कि हमें सारी वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव हैं और वो इस तरफ पे आएंगी। अच्छा, एक्स एक्सिस पे आप ले लें एज इन मंथ्स, एज इन मंथ्स, और वाई एक्सिस पे आपने क्या लेना है, वाई एक्सिस पे आपने लेना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या करते हैं जी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 15 तक जा रही है और जो एज ऑफ मंथ है वो आपकी कहाँ तक जा रही है, 6 मंथ तक। तो ऐसा करते हैं, टू स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट रख लेते हैं, ये 1, ये 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। आप इससे बड़े भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। 4 स्मॉल बॉक्सेस रख लें, 2 स्मॉल बॉक्सेस रख लें, जितने मर्जी रखें। मैंने यहाँ पे 2 स्मॉल बॉक्सेस रखे हैं तो इसका मैं स्केल लिख दूंगा, 2 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस। अच्छा, अब करना क्या हमने हमने ये करना है कि इस तरफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, चूँकि वो वैल्यूज़ 15 तक थी तो मैंने इसलिए ये किया कि 2 के बॉक्सेस रखें, 2 स्मॉल बॉक्सेस। जैसे यहाँ पे 15 तक वैल्यूज़ जानी है हमारी, तो यहाँ पे अगर 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, फिर यहाँ पे 6, यहाँ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये जो लास्ट लाइन है मेरी ये 15 है। ये बेशक वैल्यूज़ आप लिख भी सकते हैं। अब देखें, एक तरफ एज इन मंथ लेनी है और दूसरी तरफ हमने क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगी वो एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगी और एक्स एक्सिस पे वापस उसे क्लोज करना होगा। और अगर हमें सिर्फ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व वो पूछे, जिसे ओगिव भी कहते हैं, तो उसको क्लोज करना ज़रूरी नहीं होता। अब देखें, फर्स्ट मंथ में कितनी बच्चे ने जो वेट गेन किया था उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 4 थी। अब ये देखें, ये फर्स्ट मंथ है तो 1, 1, 2, 3, 4, तो फर्स्ट मंथ में यानी इतना इतना उसका क्या था, वेट था। अब सेकंड मंथ में कितना था, सेकंड मंथ में वेट उसका बढ़कर कितना हो जाएगा, फर्स्ट मंथ में 4 था, सेकंड मंथ में 7 है। अब ये सेकंड मंथ आ गया, सेकंड मंथ में ऊपर जाए, यहाँ 4 था, ये 5, यहाँ 6, यहाँ 7, इसका मतलब वो यहाँ आ जाएगा। फिर थर्ड मंथ में कितना है, थर्ड मंथ में 9 है, तो थर्ड मंथ में आप 9 पे जाएंगे, यहाँ 7 था, 8, 9 यहाँ पे आ जाएंगे। फिर फोर्थ मंथ में कितना है, फोर्थ मंथ में 14 है, तो फोर्थ मंथ में आप चले जाएंगे, नहीं फोर्थ मंथ पे 12 है, तो फोर्थ मंथ में आप ऊपर आएंगे, यहाँ 10 है, यहाँ 11, यहाँ 12। फिर फिफ्थ मंथ में कितना है, फिफ्थ मंथ में आपके पास 14, तो फिफ्थ मंथ पे 14 पे जाते हैं, ये 12 है तो उससे ऊपर 13 होगा, यहाँ 14 हो जाएगा। फिर 6 मंथ में कितना है, 6 मंथ में आपके पास 15 है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब जो हमारे पास जो जब हम इसको कंप्लीट करते हैं तो ये देखें, हमने पॉलीगॉन बनानी है, आपने इस पॉइंट को इसके साथ जॉइन करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसी तरह इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, सारे पॉइंट जॉइन कर दिए। अब चूंकि 1 मंथ में उसका वेट था 4 kg, अगर मैं 0.5 मंथ की बात करूं तो इसका मतलब है उसका कोई वेट नहीं होगा, चूंकि हमने मंथ्स में वेट काउंट करना है तो इसको यहाँ क्लोज कर देंगे। इसी तरह अगर ये 6 की बात है तो 6 तक का हमारे पास टोटल डेटा, अगर मैं 6.5 की बात करूँ यहाँ पे, तो इसको आपने क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ क्लोज कर देना है। तो ये जो जब फिगर क्लोज होती है इसका मतलब है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। वापस क्लोज ना करते तो ये आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व थी, जिसे आप ओगिव भी कहते हैं। अब उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ था
कि हाउ मच ही और शी वेट एट द एज ऑफ 4.5 मंथ। और 4.5 मंथ में हमने बताना क्या है, कब बताना है? 4.5 मंथ में हमने बताना है जी किस केस में कि एज उसकी कितनी, 4.5 मंथ में उसका वेट कितना है। तो देखें हमारे पास 4.5 मंथ यहाँ पे आएंगे, ये 4 है और ये 4.5 है। तो 4.5 से जब ऊपर जाएंगे हम तो इसका मतलब है इसको यहाँ से ऊपर स्ट्रेट लाइन ऊपर लेके जाएंगे, जहाँ भी ये टच करेगी तो वहाँ पे हम देखेंगे इसका वेट कितना होगा। तो इससे जब मैं ऊपर आऊँगा तो ये देखें यहाँ से स्ट्रेट लाइन आकर इस पॉइंट पर टच कर रही है। अब इस पॉइंट पर टच कर रही है ये जो ये 4.5 यहाँ है ना, यहाँ 4 है यहाँ 5 है, तो ये इसका मतलब है 4.5 है। यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन जो ऊपर आ रही है जहाँ पे जाकर लाइन को टच करती है, ये देखें वो यहाँ पे टच कर रही है। अब देखिए हमारे पास इस लाइन ने यहाँ पे टच किया, ये मेरे पास 14 था तो ये क्या होगा फिर 13। ये देखें यहाँ से जब मैं इसे इधर ज्वाइन करूँगा और यहाँ से 4.5 पे ज्वाइन करूँगा, ये देखिए ये 4.5 है। अब देखें अगर मैं वैल्यूज़ लिखूँ तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, तो ये 10 से आगे देखें 11, 12, 13, तो ये 4.5 पे उसका कितना वेट होगा 13 kg होगा। तो इसका मतलब है आप मेंशन कर देंगे यहाँ पे। सो एस्टिमेटेड वेट एट 4.5 मंथ फ्रॉम ग्राफ, चूँकि ग्राफ से लेना था मैं, फ्रॉम ग्राफ इज़ 13 kg। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपने डायग्राम भी बना ली और यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बना लिया और 4.5 मंथ में उसका कितना वेट होगा वो भी फाइंड कर लिया। ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये बेसिकली उसके बढ़ते हुए वेट की बात कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने पूछा हुआ है हमें जी देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि द एज ऑफ रेफ्यूजीज इन गजा कैंप वाज रिकॉर्डेड एज बिलो। उसने एज बताई हुई है हमें जी गज़ा में जो रेफ्यूजीज़ हैं, जो महाजरीन हैं गज़ा के, उनकी एज बताई हुई है। एज इन ईयर्स, एज इन ईयर्स कहाँ से कहाँ तक है जी? फर्स्ट है हमारे पास 20 से 24, फिर 25 से 29, फिर 30 से 34 और फिर 35 से 39, फिर 40 से 44 और फिर 45 से 49। ये हमारे पास एज दी हुई है उनकी। और फिर नंबर ऑफ़ रेफ्यूजीज़, नंबर ऑफ़ रेफ्यूजीज़ का मतलब फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ़ रेफ्यूजीज़ यानी ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। वो क्या क्या दी हुई है जी? 20 से 24 एज के कितने लोग हैं? 5। 25 से 29 तक के कितने हैं? 16 लोग हैं 20 से 25 से 29 एज के। 30 से 34 के कितने हैं? 12। 35 से 39 के 10। 40 से 44 के 8 और 45 से 49 के 4। अब देखें फाइंड क्या क्या करना है हमने। इसमें वो कह रहा है जी ड्रा एन ओगिव नॉट पॉलीगॉन। हमने सिर्फ ओगिव फाइंड करना है। उसके बाद फर्स्ट क्वार्टाइल, 7th डिसाइल और 60th परसेंटाइल ये फाइंड करना है। अब मैं क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल आपको बताता हूँ वो क्या होते हैं और उन्हें हम कैसे फाइंड करेंगे वो भी बताता हूँ।
पहले आप देखें, एज इन ईयर्स आ गई हमारे पास, फ्रीक्वेंसी भी आ गई। अब हमें क्वार्टाइल जब फाइंड करने पड़ते हैं तो क्वार्टाइल के लिए हमारे पास फार्मूला होता है। बेसिकली हमारे पास क्वार्टाइल होता क्या है, ये देखिए आपके पास लेट से ये एक फिगर है, तो आपने इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये देखें 3 लाइंस मैंने लगाई, तो ये मेरे पास फिगर जो है वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। इसका मतलब यहाँ पे आपका Q1 होता है, यहाँ पे Q2 होता है और यहाँ पे Q3 होता है। तो जब 3 लाइंस हम लगाते हैं तो ये आपके पास टोटल 4 क्वार्टाइल्स हैं, यानी 4 पार्ट्स हो जाते हैं इसके। तो इसमें से एक की बात करें तो वो 1 क्वार्टाइल होता है। अगर आप आपको Q1 फाइंड करना हो, फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना हो, तो उसका फार्मूला क्या होगा? फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करने का मतलब है, देखें टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 4 है। फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब 1 डिवाइडेड बाय 4, यानी फर्स्ट क्वार्टाइल जो होगा 1 इंटू n करेंगे हम। टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ उनको हम डिवाइड कर देंगे किस पे, 4 पे, तो हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल आ जाएगा। ऐसे अगर आपने सेकंड क्वार्टाइल फाइंड करना होगा तो उसके लिए आप क्या करेंगे, Q2 किसके इक्वल होगा, 2n डिवाइडेड बाय 4। फिर अगर आपने Q3 फाइंड करना होगा वो क्या होगा, 3n डिवाइडेड बाय 4। इस तरह Q4 फाइंड करना होगा तो वो 4n डिवाइड बाय 4 होगा। अब ये तो आगे क्वार्टाइल्स। अब क्वार्टाइल के बाद दूसरी चीज़ क्या है, क्वार्टाइल्स। ज़रा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ फिर क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये जब तक आपको समझ नहीं आएगी तो क्वेश्चन नहीं समझ आएगा। दूसरी चीज़ है हमारे पास डिसाइल्स। डिसाइल डेसिमल से है ये, यानी पॉइंट से। तो डिसाइल हमारे पास होता है आउट ऑफ मतलब 10, यानी इसका मतलब है डिसाइल जब हम फाइंड करेंगे तो किसी भी चीज़ के 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो वो डिसाइल होगा। अब जब 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो अंडरस्टूड है, इसका मतलब है यहाँ पे जैसे मैंने n/4 किया था तो n/10 करूँगा तो ये फर्स्ट डिसाइल हो जाएगा। अगर ये नहीं, फर्स्ट डिसाइल D1 में कह देता हूँ। अगर सेकंड डिसाइल फाइंड करना होगा तो इसका मतलब है वो हो जाएगा 2n/10। फिर D3 फाइंड करना होगा वो क्या होगा, 3n डिवाइडेड बाई 10, अप टू सो ऑन 4n डिवाइड बाई 10, 5n डिवाइड बाई 10, यूँ किया जाता है। अब ये जो जैसे यहाँ पे क्वार्टाइल जब फाइंड करते हैं तो ये जो Q2 होता है, Q2 बेसिकली मीडियन कहलाता है। Q2 क्या कहलाता है, मीडियन B कहलाता है, यानी जो सेंट्रल वैल्यू होती है। तो Q2 हमारे इस डेटा को एग्जैक्ट हाफ कर रहा है। इस तरह जो डिसाइल होंगे टोटल 10 डिसाइल होते हैं, तो इसका मतलब है जो D5 होता है वो मीडियन कहलाता है। फिर आ जाते हैं परसेंटाइल पे। परसेंटाइल क्या होता है, परसेंटाइल होता है बेसिकली आउट ऑफ 100% से है ये। तो इसका मतलब है जो टोटल पार्ट्स होंगे, अगर 100 पार्ट्स हैं तो n डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये P1 फर्स्ट परसेंटाइल आएगा। P2 करना होगा तो वो आप 2n डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, अप टू सो ऑन 100 तक जो परसेंटाइल आपने फाइंड करना होगा। लेट से आपको कहा जाता है आप 30th परसेंटाइल फाइंड करें, तो आप क्या करेंगे, 30 इंटू n डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। तो अप टू सो ऑन इस तरह आपने परसेंटाइल फाइंड करने हैं। तो इस क्वेश्चन में उसने हमें ये चीज़ें फाइंड करने के लिए कही हुई हैं। अब जो मीडियन का फार्मूला होता है, तो वो फार्मूला होता क्या है, मीडियन का फार्मूला बेसिकली हमारे पास जो फाइंड करने के लिए होता है वो इस तरह होता है। जब ग्रुप डेटा होता है L प्लस H/F इंटू N/2 माइनस C, ये फार्मूला होता है। अब इसमें ये L क्या होता है, L शो करता है हमारे लोअर क्लास बाउंड्री को। H क्या होता है, H इंटरवल साइज, यानी एक इंटरवल में टोटल वैल्यूज़ कितनी है। F फ्रीक्वेंसी होती है, N का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी सम ऑफ F। C क्या होता है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी, प्रीवियस क्लास की। जो क्लास आपने डिसाइड की होगी उससे पिछली क्लास की। क्लास कहाँ से डिसाइड होती है, क्लास ये जो n/2 है, जब क्वार्टाइल फाइंड कर रहे होते हैं तो n/2 होगा, n/4 होगा। सिंपल मीडियन के लिए n/2 होता है, क्वार्टाइल होगा तो वो n/4 हो जाएगा। यहाँ डिसाइल कर रहे होंगे तो उसमें n/10 होगा। इस तरह परसेंटाइल कर रहे होंगे तो उसके लिए n/100 होगा। डिपेंड करता है, जो फ़र्ज़ करते हैं आपने D5 फाइंड करना है
तो वहाँ पे 5n डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो यूँ हम इसको फाइंड आउट करते हैं परसेंटाइल को, डिसाइल को और क्वार्टाइल को। तो देखें अब हम क्या करते हैं जी, इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, इसकी सारी चीज़ें इसमें से फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए मैं टेबल नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ इसका कंप्लीट टेबल, ताकि आपको समझने में इशू ना हो, क्योंकि ये टॉपिक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ था, इसी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन लिखने के बाद मैंने एक्सप्लेन किया ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखें टेबल दोबारा बनाता हूँ मैं यहाँ पे उसी क्वेश्चन नंबर 3 का। एज इन ईयर्स, एज इन ईयर्स एक चीज़ ये है हमारे पास। उसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ये नंबर ऑफ़ रेफ्यूजीज़ हैं। अब देखें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या क्या करना है। फाइंड करने के लिए उसने कहा है ड्रा एन ओगिव, इसका मतलब है सबसे पहले तो ओगिव ड्रा करना पड़ेगा। ओगिव ड्रा करना है अगर, तो इसका मतलब हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। और उसके बाद क्या चाहिए, हमें फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना होगा। अब देखें फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब है मुझे Q1 फाइंड करना है। अब जब मुझे Q1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है Q1 फाइंड करने के लिए, कि मुझे वो मेरे पास ग्राफ होगा तो उससे मैं देखूंगा कि कौन सी क्लास मैंने लेनी है और फिर उससे ये सॉल्व होगा। तो यानी इसका मतलब है सबसे पहला काम हमारे पास क्या है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी के बाद हमें क्या चीज़ चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। उसके बाद लोअर क्लास बाउंड्री वगैरह चाहिए होती है। तो इसका मतलब है क्लास बाउंड्रीज़, मैं उसे CB से डिनोट कर देता हूँ क्लास बाउंड्रीज़ को, यानी वो भी हमें चाहिए होंगी। फिर जब क्लास बाउंड्रीज चाहिए होंगी तो क्लास बाउंड्रीज से हम फिर अपर क्लास बाउंड्री को अलग कर देते होते हैं, क्योंकि हम जब ये डायग्राम बनाएंगे तो हम एक तरफ एक्स एक्सिस पे अपर क्लास बाउंड्रीज लेंगे और वाई एक्सिस पे हम उसी तरह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। अब देखिए मैं दोबारा लिखता हूँ डेटा, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, फिर 40 से 44, फिर 45 से 49। तो हमारे पास टोटल डेटा ये वाला है। फ्रीक्वेंसी क्या क्या है इसकी, इसकी फ्रीक्वेंसी है 5, फिर 16, 5, 16 और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 12, फिर 10 और फिर 8 और फिर 4। अब देखें जब मैं इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखूंगा तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ आती है, फिर फ्रीक्वेंसी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी होती है उसमें नेक्स्ट वैल्यू को ऐड करते जाते हैं। अब जब नेक्स्ट वैल्यू ऐड करूंगा तो इसका मतलब 5 में 16 को ऐड करूंगा, 5 + 16 कितना होगा 21। फिर 21 में क्या करना है, 12 को ऐड करना है। तो 21 और 12 कितना होता है, 21 + 12 33 होता है। 33 में 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 43। 43 में 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 51। 51 में 4 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 55। अब मैं क्लास बाउंड्रीज भी लिख देता हूँ। तो क्लास बाउंड्रीज क्या होंगी, चूँकि ज़ाहिर अपर क्लास बाउंड्रीज आएंगी तो मैं ग्राफ बना सकूँगा। तो क्लास बाउंड्रीज के लिए हमने ये करना है जी, ये जो लोअर इंटरवल होता है उसमें से 0.5 लेस करते हैं और अपर इंटरवल में 0.5 ऐड करते हैं। 20 में से 0.5 लेस करूँगा तो 19.5 आ जाएगा। 24 में 0.5 ऐड करूँगा तो 24.5। फिर इसमें से लेस करें 24.5, 29.5, फिर 29.5, 34.5, फिर 34.5, 39.5, फिर 39.5 और 44.5, फिर ये 44.5, 44.5 और 49.5। मैंने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू में से 0.5 लेस किया और अगली वैल्यू में 0.5 ऐड किया। हर एक कॉलम में मैंने यही काम किया, हर रो में।
यहाँ 25 में से 4.5 लेस किया, यहाँ 29 में 0.5 ऐड किया। यहाँ मैंने अपर क्लास बाउंड्रीज़ को सेपरेट करना है। अब जब अपर क्लास बाउंड्री सेपरेट करनी है तो ये देखें, पहली अपर क्लास बाउंड्री है 24.5, दूसरी है 29.5, तीसरी अपर क्लास बाउंड्री है जी 34.5, फिर 39.5, फिर 44.5, फिर 49.5। ये मेरे पास आ रही अपर क्लास बाउंड्रीज आ गई और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरे पास ये है। अब देखिए, अब हमने ग्राफ बनाना है, तो चूँकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने का उसने कहा हुआ है, तो देखें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व किस तरह बनेगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व अगेन मैं उसी तरह बनाता हूँ, ये थोड़ा और इसको बढ़ा लेता हूँ ताकि वैल्यूज़ हम आसानी से रख सकें। अब देखिए, जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो इस तरफ एक्स एक्सिस और इस तरफ वाई एक्सिस होगा, वैल्यू सारी पॉजिटिव हैं, एक ही क्वाड्रेंट हमें ग्राफ का चाहिए, तो इसलिए मैं इस शेप में बना रहा हूँ। अब ये देखिए, इस तरफ आपके पास एक्स एक्सिस और इस तरफ वाई एक्सिस है। अब देखें, ये हमारा ओरिजिन है जहाँ पे वैल्यू 0 0 होती है। मैंने कहा था एक्स एक्सिस पे हमने क्या करना है, अपर क्लास बाउंड्रीज रखनी है, और वाई एक्सिस पे क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रखनी है। अब देखें, अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूं तो वो 55 तक जा रही है। इसका मतलब है 55 तक अगर वैल्यू जा रही है तो मैं 5 की गैप से अगर रखूं तो मेरे पास 55 जाकर यहाँ टॉप पे आएगा। ये देखें, इस तरफ अगर मैं 5 का गैप रखता हूँ तो इस तरफ तो खैर ये तो इक्वल आ जाएंगी। देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपके पास आ जाएगा 5, यहाँ पे 10, यहाँ 15, यहाँ 20, यहाँ 25, यहाँ 30 और यहाँ 35। यानी बेसिकली मैंने क्या किया, इसको मैं कहता हूँ 10, इसको कहता हूँ 20, इसको कहता हूँ 30, इसको कहता हूँ 40, इसको कहता हूँ 50, इसको कहता हूँ 60। मैंने ये किया, एक्स एक्सिस पे 5 स्मॉल बॉक्सेस को 10 यूनिट के इक्वल रखा। यानी आप जब स्केल लिखेंगे तो आप लिखेंगे 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 10 यूनिट अलॉन्ग एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या करते हैं, वाई एक्सिस को भी इसी तरह डिवाइड करना है हमने, तो उसमें तो खैर क्लास बाउंड्रीज लिखनी है हमने, अपर क्लास बाउंड्रीज, तो उसको मैं यूँ डिवाइड कर देता हूँ उसी तरह 5 में, और फिर 5 में डिवाइड करने के बाद वैल्यूज़ लिख देते हैं। यहाँ पे वैल्यू है मेरे पास 24.5, दूसरी वैल्यू है 29.5, यहाँ पे वैल्यू है 34.5, यहाँ पे वैल्यू है 39.5, यहाँ पे वैल्यू है 44.5 और यहाँ पे वैल्यू है 49.5। ये वैल्यूज़ मैंने उसी तरह इक्वल डिस्टेंस पे रख दी। अब देखें, अब करना क्या, हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और अपर क्लास बाउंड्रीज के बिटवीन ग्राफ बनाना है। फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 5, जबकि क्लास बाउंड्रीज अपर क्लास बाउंड्री कितनी है 24.5। अब देखें इसके मिड में, यानी ये टोटल मेरे पास 1 2 3 4 5 है, तो ये 2.5 तकरीबन यहाँ पे होगा हमारे पास 5, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 यहाँ बनती है। अगर यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 है तो इसका मतलब है ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब इससे पीछे 19.5 लेता मैं तो वो यहाँ होता, यानी यहाँ से ये ग्राफ स्टार्ट कर लूँगा मैं, क्योंकि एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है। एंड इसे बेशक ना भी करें तो कोई ज़रूरी नहीं है, या एग्जैक्ट वहीं से एंड कर दें तो भी ठीक है। अच्छा, अब सेकंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 21, तो 21 पे 29.5, यहाँ पे 21 है, 20 है, यहाँ पे 22 है, चूँकि इसके मिड में, यानी यहाँ से हम ऊपर जाएंगे तो इसके मिड में यहाँ पे मेरा पॉइंट होगा। ठीक हो गया।
29.5 और इधर से 21। नेक्स्ट है 33, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 33 का मतलब है यहाँ 32 है, ये इसके हाफ में, इसके हाफ से इधर आएंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 34। ये देखिए यहाँ पे 34.5 से ऊपर और इधर से 33 से इस तरफ। फिर नेक्स्ट है 43 यहाँ पे होगा, तो 43 से इधर आएंगे आप लोग तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे 39.5 पे, 39.5 से ऊपर और 43 से इस तरफ। फिर 51 50 से अगले बॉक्स के मिड में होगा, तो 51 से हमने कहाँ पे आना है 44.5 पे। फिर नेक्स्ट कितना है 55 और 55 पे कितना है 49.5। अब 55 कहाँ पे होगा, यहाँ 60 है, तो इसका मतलब इसके मिड में, तो ये 1 2 और 2.5 यहाँ पे। अब इस लाइन के मिड में जाएंगे और कहाँ पे जाएंगे हम 49.5 पे, 49.5 ये है। अब ये हमने कर्व बनानी है, ऐसे इनको आपस में आपने क्या करना है ज्वाइन कर देना है। ये देखिए ये एक कर्व है, इसमें स्ट्रेट लाइन लगाना ज़रूरी नहीं है, वैसे जो पॉलीगॉन होती है उसमें स्ट्रेट लाइन लगाते हैं। अब आप चाहें तो इसको यहाँ से वापस नीचे क्लोज भी कर सकते हैं। ये देखें ये 49 से ऊपर वैल्यू जा रही है, तो ये ना भी क्लोज करें तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पॉलीगॉन के लिए ज़रूरी है क्या हो वो पॉलीगॉन वापस आकर टच करती हो। अब इस क्वेश्चन में उसने कहा हुआ था नॉट ओगिव, तो अगर ये ओगिव नहीं है तो इसका मतलब इसे टच करना पड़ेगा। अगर वो ओगिव का था तो फिर मैं इसे यहीं छोड़ देता, क्योंकि ओगिव का मतलब है सिर्फ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अब यहाँ तक हो गया जी, हमने ग्राफ बना लिया। अब आते हैं हम किस पे, अपने फर्स्ट क्वार्टाइल पे, कि उसकी वैल्यू कहाँ पे लाई करती है। अब देखें फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू लाई करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमने वैल्यू लेनी कौन सी है। तो देखें हमारे पास क्या होगा n डिवाइडेड बाय 4। फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे n डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। अब जब n डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ हमने टोटल वैल्यूज़ के 4 पार्ट्स करने हैं। अब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू होती है वही हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो n/4 का मतलब क्या हुआ, हमारे पास n 55 है, 55 को डिवाइड करेंगे 4 पे। अब देखिए जब 55 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 55 डिवाइडेड बाय 4, ये आंसर मेरे पास क्या आएगा पॉइंट में 13.75। अब इसका मतलब ये हुआ कि कम्युलेटिव फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए हमारे पास 13.75 जहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे फर्स्ट क्वार्टाइल है। चूँकि डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है 25% डेटा का Q1 होता है, फिर अगर Q2 की बात करें वो 50% हो जाता है, Q3 75% होता है और Q4 कितना होता है वो हमारे पास 100% हो जाता है। अगर मैं 25% वाले तरीके से भी करूं तो देखें 25%, तो 25% है ना, तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। जो आंसर आएगा इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 55 के साथ, तो ये देखें ये 13.75 आया है। तो सिंपल आप ये करें टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को 4 पे डिवाइड करें तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 13.75। अब ये जो वैल्यू आई है 13.75, तो अब 13.75 वैल्यू हमारे पास कहाँ पे लाई करती है इसको हमने देखना है। 13.75 वैल्यू देखें यहाँ पे हमारे पास 10 है, यहाँ 20 है, 10 और 20 के बीच में हमारे पास क्या है 15 है, यानी 10 के बाद यहाँ 12 होगा, यहाँ 14 होगा, तो ये यहाँ इस तरह 16, यहाँ 18। हमने 13.75, यहाँ 10 के बाद यहाँ 12 है, यहाँ 14 है, तो इससे थोड़ा सा पीछे, तो यहाँ से क्या करेंगे एक स्ट्रेट लाइन आप बेशक स्केल से लगा लीजिएगा, यहाँ पे टच करेंगे और इस वैल्यू को हम क्या करेंगे इस पॉइंट को सीधा नीचे ले आएंगे और लाकर
यहाँ टच कर लेंगे। अब ये देखें ये वैल्यू आकर यहाँ पे टच कर रही है। अब ये वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये 24.5 है, ये 29.5 है, यानी इसका मतलब ये 24.5 है, ये 25.5 है, ये 26.5 है। तो नेक्स्ट इस तरह 27.5 अप टू सो ऑन, यूँ ये वैल्यूज़ होंगी। तो अब जो Q1 की वैल्यू आ रही है हमारे पास वो क्या होगी? Q1 की वैल्यू हमारे पास टेबल से जो आ रही है, अब यहाँ पे मैं आपको Q1 फाइंड करने का पहले फार्मूला भी बता देता हूँ कि फार्मूले से कैसे फाइंड करेंगे इसको। फार्मूले से फाइंड करते हैं, फिर देखते हैं ग्राफ से क्या वही वैल्यू आ रही है हमारी। तो फार्मूले से फाइंड करने के लिए हमने करना है जी L प्लस एच बाई एफ इंटू एन बाई 4 माइनस सी। अब जब यहाँ पे n बाई 4 माइनस सी करना है, अब वैल्यू मेरे पास क्या है 13.75। अब आप देखें 13.75 आपके किस टेबल किस उसमें ग्रुप में लाया करता है 13.75। 13.75 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 है, यहाँ 21 है। तो इसका मतलब है पहले ग्रुप में तो नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ सिर्फ 5 तक वैल्यूज़ हैं। दूसरा ग्रुप 21 तक जा रहा है तो इसका मतलब है इसमें लाया करता है। तो अब ये जो देखें मेरे पास, मैं आपको यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ। ये देखें ये वाला जो ग्रुप है, ये सारा ग्रुप, इसका मतलब है इससे मुझे डेटा चूज़ करना है किसके लिए, Q1 की वैल्यू के लिए। अब देखें लोअर क्लास बाउंड्री, तो Q1 इज़ इक्वल टू क्लास बाउंड्रीज इसकी ये है, तो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है 24.5 प्लस एच बाई एफ। तो एच कितना है हमारे पास, इंटरवल साइज 25 से लेकर 29 तक 5 वैल्यूज़ बनती हैं। आपने 25 को भी गिनना है, 25, 26, 27, 28 और 29। तो ये वैल्यूज़ कितनी बन गई 5 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 16 इंटू n बाई 4, n मतलब 55 डिवाइडेड बाय 4 और माइनस सी। कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको कहा था प्रीवियस क्लास की लेनी होती है, तो यहाँ प्रीवियस क्लास की कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 है। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। Q1 इज इक्वल टू 24.5 प्लस 5/16 इंटू 4 एलसीएम ले लें, 55 माइनस 4 5 ज़ार 20। ये आपके पास आ जाएगा Q1 इज इक्वल टू 24.5 प्लस 5/16 इंटू 55 में से 20 निकालें तो कितना रह जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 4। अब देखें जब मैं इसे कैलकुलेट करूँगा तो सिंपल मैं आपको डायरेक्टली यहाँ कैलकुलेटर से आंसर बताता हूँ इसका। आपने क्या करना है 5 डिवाइडेड बाय 16 इंटू ब्रैकेट में क्या है 35 डिवाइडेड बाय 4, ये जो भी वैल्यू आ गई मेरे पास इसमें ऐड कर देना है किसको प्लस 24.5 को। मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो अब ये देखें ये वैल्यू आ रही है कोई 27.234, यानी इसका मतलब है Q1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 27.23। अब देखें जो आपकी ग्राफ से वैल्यू आ रही है, ग्राफ से जो वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे देखें ये 24 था, यहाँ 25 है, यहाँ 26 है, ये 27 है, तो यानी 27 पॉइंट समथिंग, ये अगर एग्जैक्ट मिलाएंगे तो थोड़ा सा 27 से आगे होगा, यानी ये वैल्यू आपकी Q1 की जो कि क्या है ग्राफ से आई है। तो आपने ग्राफ से भी फाइंड कर ली और फार्मूले से भी फाइंड कर ली। अब फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया, ये पहला पार्ट था हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल जो हमने फाइंड कर लिया, यानी ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी क्वेश्चन में बी पार्ट हमें पूछा हुआ है, उसने बी पार्ट में उसने क्या पूछा हुआ है जी 7th डिसाइल फाइंड करें, 7th डिसाइल। अब सबसे पहले 7 डिसाइल की वैल्यू फाइंड करते हैं। 7 डिसाइल फाइंड करने के लिए हमें 7n डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा, चूँकि डिसाइल है 10 से डिवाइड करेंगे 7 इंटू एन, तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू एन की जगह 55 डिवाइडेड बाय 10। अब देखें ये क्या वैल्यू आ रही है
7 इंटू 55 डिवाइडेड बाय 10, ये वैल्यू हमारे पास आ गई जी 38.5। अब देखें 38.5 वैल्यू आ गई। अब हमने ढूंढना है 38.5 हमारा कहाँ पे लाई करता है। यहाँ तो वैल्यूज़ मैक्सिमम 33 तक हैं, इसका मतलब इसमें नहीं हो सकता, इसमें होगा क्योंकि यहाँ 43 तक वैल्यूज़ हैं। तो इसका मतलब है डिसाइल हमारे पास इसमें आएगा, इस ग्रुप में। ये 7th डिसाइल की बात हो रही है। अब फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है हमारे पास वही वाला जो मीडियन का फार्मूला है। जब आप 7th डिसाइल के लिए फार्मूला लिखोगे तो वो फार्मूला बनेगा L प्लस H/F इंटू 7n/10 माइनस C। जस्ट डिफरेंस यहाँ पे आता है फार्मूले में। 7th डिसाइल है तो 7n। अब देखें L की जगह लोअर क्लास बाउंड्री, तो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है 34.5 प्लस H तो ज़ाहिर है इसमें भी वही है 5 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी यहाँ कितनी है जी, फ्रीक्वेंसी है 10 इंटू 7n/10। ये देखें 7n/10 मैंने करके निकाला हुआ है 38.5 में, वही लिख देता हूँ। अब बेशक अलग अलग दोबारा पुट करके देखना। माइनस C कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ज़ाहिर प्रीवियस क्लास की लेनी है, तो वो कितनी है, सॉरी कम्युलेटिव लेनी है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस क्लास की कितनी है 33। अब इसको कैलकुलेट करें 34.5 प्लस 5/10 को आप लिख सकते हैं 1/2 या 0.5 इंटू 38.5 माइनस 33। ये देखें ये जो 5/10 था उसकी वैल्यू 1/2 अगर मैं पॉइंट में निकालूंगा तो 0.5। 38.5 माइनस 33, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 5.5। अब देखें जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ मज़ीद 34.5 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 5.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 5.5 2.75। अब देखें इसको जब ऐड करेंगे 2.75 को 34.5 में, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 37.25। अब ये वैल्यू 37.25 आ गई 7th डिसाइल की थ्रू टेबल। अब देखें क्या ग्राफ से भी यही आती है, वो हमने चेक करनी है। ग्राफ से चेक करने के लिए 7n/10 किया था तो वो 38.5 आया था। पहले ढूंढते हैं 38.5 किधर है। यहाँ पे 38 होगा, ये चूंकि 30 है तो यहाँ पे 32, 34, 36, 38, ये 38 यहाँ पे होगा। 38.5, ये 38.5 यानी इससे पिछले ग्रुप में ये तकरीबन यहाँ पे आकर टच कर रहा है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ से स्ट्रेट लाइन अगर आप इसके मिड से लाएंगे तो ये आकर इधर टच करेगी। अब यहाँ से जब नीचे लाएंगे तो देखें ये लाइन तकरीबन इस लाइन के साथ साथ नीचे आ रही है। अब ये देखें ये वाली लाइन है हमारी, इसके साथ साथ आएगी, इससे आगे ही होगी, पीछे तो ज़ाहिर नहीं होगी, यह हल्की सी पीछे होगी क्योंकि ये मिड में है। अब देखें यहाँ पे 34.5 है, यहाँ 35.5, यहाँ 36.5, यहाँ 37.5, तो हल्का सा 37.5 इससे पीछे होगी, तो ये आपके पास क्या होगा D7 होगा। देखें जो वैल्यू हमारे पास टेबल से आ रही है वही वैल्यू हमारे पास ग्राफ से भी आ रही है। अब तीसरी चीज़ जो फाइंड करनी है हमने इस क्वेश्चन में, सी पार्ट हमारा वो है, हमने फाइंड करना है जी 60th परसेंटाइल। अब देखें 60th परसेंटाइल, उसके लिए क्या करना है। परसेंटाइल के लिए मैंने आपको कहा था 60 इंटू n डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। तो 60 इंटू n, 60 इंटू 55 डिवाइडेड बाय 100। अब देखें 60
मल्टीप्लाई 55 डिवाइडेड बाय 100, तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 33। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आई जी 33। अब हमने देखना है 33 हमारे डेटा में कहाँ पे लाए कर रहा है। अब अगर 33 हमने ढूंढना है तो 33 ढूंढने के लिए देखें, सबसे पहले हम डेटा में जाते हैं, वहाँ से वैल्यूज़ निकालते हैं, ग्राफ में बाद में चेक कर लेंगे। 33 वैल्यू हमारी एग्जैक्ट इस डेटा में है, ये जो सेंटर में है, ये वाली यानी जो रो है, ये मैं यहाँ पे एरो से डिनोट करता हूँ, क्योंकि फिर मैं ये इसे क्लोज करूँगा तो कहीं ये टच हो गया आप कंफ्यूज ना हो। ये है बेसिकली किसके लिए जी, P60 के लिए, 60 परसेंटाइल के लिए। फार्मूला क्या बनेगा, अब फार्मूला बनेगा हमारे पास L प्लस P60 इज इक्वल टू L प्लस H/F इंटू N/2 नहीं, यहाँ पे हमारे पास 60N है ना, तो 60N डिवाइडेड बाय 100 माइनस C। जस्ट मैंने आपको बताया था ये चीज़ चेंज होती है, बाकी फार्मूला वही रहता है। अब ये हो जाएगा P60 इज इक्वल टू L की जगह, अब इसकी लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है जी 29.5 प्लस H तो सेम है, सारों में इंटरवल साइज सेम है, फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 12, 5/12 इंटू 60N/100 करके हमारे पास आंसर क्या आया था 33 माइनस C कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे प्रीवियस क्लास की, तो ये 33 है, इससे प्रीवियस क्लास 21, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ये आ जाएगी। अब देखिए P60 इज इक्वल टू 29.5 प्लस 5/12 इंटू 33 माइनस 21 करें, ये देखें 33 माइनस 21 12 आ जाएगा। इसका मतलब ये 12 और ये 12 कैंसिल हो जाएंगे, तो P60 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 29.5 प्लस 5, तो देखें 29.5 प्लस 5, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 34.5, तो P60 की वैल्यू आ गई 34.5। अब हम इसे ग्राफ से रीचेक कर लेते हैं, क्या 34.5 ही आती है P60 की वैल्यू 33, यहाँ पे 30 है, यहाँ 32, ये इसके मिड में, तो इसके मिड से जाएंगे जब यहाँ से इसके मिड से, तो ये इधर मिड में तकरीबन आएगा। अब जब यहाँ मिड में आएगा तो ये देखें यहाँ से ये लाइन जो नीचे आ रही है, इसको आपने इधर लाकर टच किया, यहाँ से नीचे आएंगे सीधे, तो ये देखें एग्जैक्ट 34.4 पे आ रहे हैं, तो ये आपके पास क्या है P60 है। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 3। काफ़ी हैं ये 3 क्वेश्चन इस वीडियो के लिए, बाकी क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, फिर भी ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।